नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। हम लोग BPSC AEDO 2026 के लिए रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने BPSC में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज किया है और पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। तो आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और लोदी वंश से संबंधित BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। अरब, और अरब के बाद फिर तुर्क आए। फिर अरब में अगर देखा जाए तो प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन थे। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त किया। और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, तो उन्होंने दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। और इस आक्रमण की जानकारी हमें एक विशेष पुस्तक के द्वारा मिलता है, जिसका नाम है चचनामा। जिसका नाम क्या है? चचनामा। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ये जो अक्ता होता है, अक्ता मुख्यतः एक तरह से कह सकते हैं कि जीता हुआ राज्य होता है, जिसको कि अपने सेनापतियों को सौंप दिया जाता है चलाने के लिए। कहीं अक्ता होता है, इक्ता भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ। कब हुआ था? तो 1178 ईस्वी में। देखिए, क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जब 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात का अनहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय थे। कौन थे? मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय ने अपने भाई को, भीम द्वितीय, इसका भाई था भीम द्वितीय, इसको सेनापति बनाकर भीम द्वितीय के साथ इनकी माता भी थी नायिका देवी। तो भीम द्वितीय और नायिका देवी, भीम द्वितीय को सेना बनाकर, जिसका कि साथ दे रही थी नायिका देवी, उन्होंने मोहम्मद गौरी से लड़ाई में भाग ली और इसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। और यह जो है मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। ठीक है, तो यह गुजरात में जो मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था, उससे संबंधित फैक्ट था। आगे हम लोग बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध। देखिए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। और पहले बार में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उस समय गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद और गौरी के बीच युद्ध हुआ था और इसमें गौरी की विजय हुई थी।
आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है कि हमारा यानी कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो है यह मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था और इसने नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ देखिए नालंदा और साथ ही विक्रमशिला को भी, नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उस समय सबसे महत्वपूर्ण, उन दोनों को इसने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जब इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया था, उस समय बंगाल के अंतर्गत ही आता था ये, उस समय जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक थे लक्ष्मण सेन। उस समय बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यह जो है इसके बारे में कि बिहार में इन्होंने हमला किया था और नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया था, इसका वर्णन हमें एक महत्वपूर्ण किताब में मिलता है जिसका नाम है तबकाते नासिरी, जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। इसे किसने लिखा है? इसे मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें से पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है गुलाम वंश। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देखिए हम लोग सल्तनत कालीन प्रमुख शासक को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह आता है। ठीक है, इसके बाद बहुत 1 साल का शासन काल था इसका। इसके बाद इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन, बहराम शाह। तो इस तरह से ये एक क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 दर्शाया गया है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श भी कहते हैं, कुरान खां और लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन पूरा नहीं करवाया था। पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, और ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी लाहौर थी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसने लाहौर से ही शासन किया था। बाद में इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया अपनी राजधानी को। अब देखिए मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका था? कौन मुस्लिम शासक? इल्तुतमिश। आगे हम लोग आते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को। फिर नेक्स्ट फैक्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। और देखिए इसी ने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। और साथ में ही इसके साथ है सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत करवाई थी इसने, बलबन ने। सिजदा और पैबोस वही होता है जैसे जमीन पर लेट कर जो प्रणाम किया जाता है, इसी को सिजदा और पैबोस कहा जाता है। इसी ने देखिए कि शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट,
इसका सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह है बलबन। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बलबन की जो उपाधि थी जिल इसकी उपाधि थी जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। जिल्ले अल्लाह की उपाधि किसने ली थी? बलबन ने ली थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। देखिए, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उसका जो राजत्व का जो सिद्धांत था, प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। यह शब्द बलबन के बारे में किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। देखिए, ये तुगरिल खां है और तुगरिल खां ने बलबन के समय में विद्रोह कर दिया था। यह एकमात्र व्यक्ति था जिसने बलबन के समय में विद्रोह किया था, तुगरिल खां। आगे हम लोग बढ़ते हैं खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश में 3 शासक हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये है जफ़र खां। जफ़र खां जो है मंगोल से लड़ते हुए मारा गया था, और इसकी बहादुरी को देखकर मंगोल जो है 10 कोस पीछे हट गए थे, माना जाता है ऐसा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं किसके द्वारा? A.L. श्रीवास्तव ने यह शब्द लिखा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या है? राजा रतन सिंह। देखिए, एक पुस्तक है पद्मावत, एक पुस्तक है पद्मावत, जिसे कि किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इसी किताब में यह उल्लेख किया गया है रानी पद्मिनी के बारे में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौर का शासक कौन था? तो राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। ठीक है, यह बहुत बार पूछा गया है, 47 में भी और इसमें भी। इस सुल्तान के काल में, यानी किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देखिए, खालसा भूमि क्या होता है? खालसा भूमि यह ऐसा भूमि होता है जिसका राजस्व सीधे जाके जो सुल्तान है उसके कोष में जाकर जमा होता है। ठीक है, तो यह केंद्रीय भूमि एक तरह से कह सकते हैं, जिस पर डायरेक्ट सुल्तान का अधिकार होता था। तो खालसा भूमि सबसे अधिक किस काल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? 1/2। तो 1/2 जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्व था, जो कि सबसे ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ किया गया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अब आते हैं हम लोग तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो वह है नालंदा में। कौन? यूसुफ शाह। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक। और किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। और देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तो काश्तकारों के द्वारा कर लिया जाता था, जिसका नाम था हर्ब ए सर्ब। ये सिंचाई कर है, एक तरह का सिंचाई कर है, जिसका नाम है हर्ब ए सर्ब। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, वो कौन था? तो निकोलो डी कॉन्टी। ये याद रखना है, निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर पहुंचा था। कब? 1420 ईस्वी के आसपास। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फलों की गुणवत्ता में सुधार। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया है। किसने? सिकंदर लोदी ने। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? यह महत्वपूर्ण है, यह जान लेना। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख शासक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यह क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, यह महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में देखिए, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। और विजयनगर का यह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने गोवा को किससे छीना था? बहमनियों से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा गया था। अब देखिए कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे। निकोलो कोंटी, ये इटली का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। जबकि ये अब्दुल रज्जाक, ये फारस का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देवराय प्रथम जो है निकोलो कोंटी के, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। जबकि डोमिंगो पायस जो है वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में दो आया था, एक डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाल का था और पुर्तगाल का ही दूसरा यात्री था बारबोसा, वो भी आया था। ठीक है, एक है नूनिज। नूनिज जो है ये भी पुर्तगाल का था
और ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था भूनिज। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो यह देखिए इस युद्ध तालीकोटा का युद्ध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो डेट है 1565 ईस्वी, इसको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी, मुख्य विशेषता। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? तो यह कृष्णदेव राय। कौन सा? नागलपुरम। यह पूछ देता है बहुत बार फैक्ट, इधर हाल में ही किसी एग्जाम में पूछा गया है कि नागलपुरम किसके द्वारा बसाया गया है। ठीक है, तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। तोल्कापियम किससे संबंधित है? तो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। अब हम लोग राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन था और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। इसकी स्थापना जो है 1490 ईस्वी में हुई है। 1490 ईस्वी में देखिए 3 वंश और उसके राज्य की स्थापना हुई थी, बीजापुर, अहमदनगर और बरार। ठीक है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह हैं संस्थापक, अहमदनगर के मलिक अहमद और बरार इमाद शाह। ठीक है, गोलकुंडा जो है ये कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे और इसे कुतुब शाही वंश भी, इस वंश को कुतुब शाही वंश कहा जाता है। बीदर, इसका जो वंश था वो बीदर शाही था और इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। यह 1528 ईस्वी में था और गोलकुंडा 1512 ईस्वी में। तो यह याद रखना है, संस्थापक और राज्य, संस्थापक और स्थापना, ये तीनों याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रांत और उनके प्रांतपतियों की उपाधि। दौलताबाद प्रांत में उपाधि था मसनदे आली, बरार मजलिसे आली, बीदर आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा मलिक नायब। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन सब। अब देखिए जजिया क्या है? कर, ये कर के बारे में दिया हुआ है और कर के प्रकार उसके बारे में दिया हुआ है। जजिया जो है कर, इसमें ये मुख्यतः गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जजिया, जबकि ज़कात जो है वह मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स जो है वह युद्ध में लूट से प्राप्त धन है, खुम्स। और खराज प्रारंभ में गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था यह, लेकिन कालांतर में सभी से लेने लगा। उस्र जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये भूमि कर है। ठीक है, बहुत बार इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें धार्मिक कर नहीं है, कौन सा इसमें भूमि कर नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए ज़कात जो है, ज़कात यह धार्मिक कर है। ठीक है, और जजिया जो है यह भले ही गैर मुस्लिमों से लिया जाता है लेकिन यह धार्मिक कर नहीं है, धार्मिक कर नहीं है जजिया, क्योंकि यह जो है यह कर मुख्यतः जो गैर मुस्लिम हैं सुरक्षा के एवज में यह कर लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उसके संस्थापक। सबसे महत्वपूर्ण है देखिए दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था और इसके संस्थापक थे बलबन। दीवाने रियासत, ये रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग था और इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वक्फ यह व्यय विभाग से संबंधित था और इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने मुक्त खराज यह वित्त विभाग से संबंधित है, वित्त विभाग में भी जो बकाया भू राजस्व है उसकी वसूली के लिए यह संबंधित है।
और इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, अभी हम लोग पढ़े कि अलाउद्दीन खिलजी में राजस्व सबसे ज़्यादा था, 1/2 था। अमीर अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही, यह कृषि विभाग से संबंधित है और मोहम्मद बिन तुगलक इसके संस्थापक हैं। दीवाने बंदगान, दासों की देखभाल से संबंधित यह विभाग है और फिरोज तुगलक इसके संस्थापक थे। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा जो दास था वह किसके काल में था? फिरोज तुगलक के काल में। दारुल सफ़ा, यह एक खैराती अस्पताल विभाग से है और फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक हैं। दीवान इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग से संबंधित है और फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक हैं। अब आते हैं हम लोग सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में एक सरखेल 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख होता था। क्या? एक सरखेल। एक सिपह सलार जो है 100 घुड़सवारों, यानी कि ये जो सरखेल है 10 सरखेलों का प्रमुख एक सिपह सलार कहलाता था। अमीर 10 सिपह सलारों यानी कि 1000 घुड़सवारों का प्रमुख अमीर कहलाता था। 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख मलिक कहलाता था, जबकि 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख खान कहलाता था। और जो सुल्तान होते थे वो सर्वोच्च सेनापति होते थे। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े, सैन्य विभाग से संबंधित है। भूमि उत्पाद कर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। देखिए, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर खराज, उस्र और मुक्तई, ये भूमि पर लगने वाले कर हैं। जवाबित का संबंध किससे है? तो यह राज्य कानून से है। सल्तनत काल के सिक्के टंका और सस्कनी किस धातु के बने होते थे? तो चांदी के। अब दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य और साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ है भारत में। इससे पहले देखिए ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था, ठीक है, इस तरह से। तो कागज का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ है? 12वीं शताब्दी से। दिल्ली सल्तनत की इमारतें और उसके निर्माणकर्ता, पहला है देखिए कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह जो है इसके निर्माणकर्ता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो है इसका नींव तो डाला गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूरा किया गया है इल्तुतमिश के काल में। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी, यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कुतुबुद्दीन, यहाँ पर वही बात बोला गया है कि देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह किसने कहा था? यह जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। तो कौन सा प्रवेश द्वार है? दक्षिणी प्रवेश द्वार है। तबकाते नासरी, पहले भी हम लोग पढ़े। तबकाते नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज का जो पुस्तक है तबकाते नासरी, उसमें बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका वृतांत है रेहला। तो इब्न बतूता का जो पुस्तक है, लिखा हुआ पुस्तक, वो क्या है? रेहला है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच को हम लोग मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। फुतुहाते आलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। फुतुहाते आलमगिरी ईश्वरदास नागर। सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें और लेखक, किताबुल हिंद या
तहकीक हिंद। किताबुल हिंद को ही तहकीक हिंद कहते हैं। इसके लेखक हैं अलबरूनी, बहुत महत्वपूर्ण है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तबकात नासरी अभी हम लोग पढ़े। मिनहाज सिराज। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो ज़ियाउद्दीन बरनी। रेहला इब्न बतूता। किताब उल यामिनी यह उतबी के द्वारा लिखा गया है। खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ मुबारक शाही। फ़वायद उल फ़वाद यह अमीर हसन अल सिज्जी इसके द्वारा लिखा गया है। हक़ाइक़ हिंदी यह अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखा गया है। श्री कृष्ण विजय मालधर बसु इनके द्वारा लिखा गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण किताब थे, पुस्तकें थे और उसके लेखक। यह बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। तो आज यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।